Hello students of 12th class of science stream. Today I will start your topic solid angle. Okay. देखिए आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं गॉसिस थ्योरम में, तो वहाँ पर जब हम एक सरफेस को चूज करते हैं तो सरफेस का जो एरिया है, जो आपकी सरफेस है, वो आपकी सरफेस इस तरीके से काम करे जैसे कि उसकी क्या हो, कोई डायरेक्शन हो, जैसे उसकी क्या हो, कोई डायरेक्शन हो। और उस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर एरिया को एज ए एरिया वेक्टर कंसिडर किया था। बट ये ध्यान रखिए, आपका एरिया एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए उसे क्या कंसिडर कर रहे हैं, एज ए एरिया कंसिडर कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक अनदर प्रॉब्लम और आती है सामने, जिसे हम नाम बोलते हैं सॉलिड एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल को समझने से पहले हमें इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल एक आपका जाना पहचाना नाम यूज हुआ है एंगल। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको सॉलिड एंगल को अंडरस्टूड करना है तो उसके लिए आपको एंगल के बारे में थोड़ा सा बेसिक में जाकर समझना होगा कि एंगल जनरली होता क्या है और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले हम एंगल को डिफाइन करेंगे और उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। देखिए डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, बट मैं आपको इसका कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की। अब एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वैसे तो आपने एंगल मेजर भी किया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे फिजिकली। तो आपको पता है कि जब आप बात करते हैं कि एक सर्किल आपके पास है, सपोज कर लीजिए कि किसी रेडियस का ये कोई सर्किल आपके पास है, और इस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर होगा। सपोज कर लीजिए ये सेंटर इसका O है और ये इसकी क्या है, रेडियस। क्लियर है ना। अब आप एक काम कीजिए, इसका एक आर्क ले लीजिए छोटी सी। तो हमने ये आर्क ली, तो आप देखिए ये हुआ। तो इस आर्क के द्वारा इसकी जो एंड पॉइंट्स है आर्क के, तो इसके द्वारा यहाँ पर कुछ फॉर्म हुआ, ये रीजन यहाँ पर कुछ फॉर्म हुआ। अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ फॉर्म हुई इस आर्क के द्वारा और इन रेडियस के द्वारा। अब हम करते क्या है कि इस सर्किल को थोड़ा सा, इसकी रेडियस को थोड़ा छोटा करते हैं। तो जैसे ही आप इस रेडियस को थोड़ा छोटा करोगे तो तुरंत आप देखोगे कि रेडियस छोटा करने पर जो आपकी आर्क है उसकी लेंथ भी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब यदि आप इसकी रेडियस को थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो रेडियस बढ़ाने से आप देखोगे कि इसकी आर्क भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका रेडियस है उसे इंक्रीज करने से आपकी आर्क भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो वर्ड यूज कर लिए हमने कि आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्या हुआ, आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर है ना। अब हम देखते हैं कि जब आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटेगा तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट आपको मिलता है। तो उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे अभी यहाँ पर। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, आर्क बाय रेडियस। जब आप इसे अपॉन में ले जाओगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट जो आएगा उसे हम नाम देते हैं एंगल। क्या नाम देते हैं, एंगल। अब आप ही बताइए ऑन द फिगर, इन द फिगर, कि जैसे जैसे आपने रेडियस को वेरी किया, आर्क आपकी वेरी की, तो इस ओवरऑल रीजन में, इस स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा प्लेस था जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो हमें दिखाई दिया कि जब रेडियस आपने यहाँ से यहाँ तक ली तो आर्क ये थी, ये यहाँ पर कुछ फॉर्म हुआ।
थोड़ा और बढ़ाया, आर्क आपकी इंक्रीज हुई, बट ये सब आपका सेम है। यहाँ पर भी आपका ये क्या है, सेम। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क बाय रेडियस का जो रेशो है उसके लिए जो कांस्टेंट थिंग है वो कांस्टेंट चीज आपकी ये है, इसका मेजरमेंट उससे किया जा सकता है और इसे हम बोलते हैं एंगल। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, एंगल। अब जनरली आप देखिए जो ये सर्किल हमने फॉर्म किया है, ये फॉर्म कहाँ पर होता है, एक प्लेन में। एक प्लेन में फॉर्म होगा ना, यदि आप इस सर्किल को हटा दो तो ज्योमेट्री में जब आप जाओगे तो 2 लाइंस हो जाएंगी, तो 2 लाइंस भी आप एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक प्लेन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है एंगल को प्लेन एंगल। क्लियर हो गया ना आपको? तो ये आपका हो गया प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल जो उसकी डेफिनेशन है वो आपकी क्या होगी, आर्क बाय रेडियस। तो ऑलवेज आर्क और रेडियस का जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट होगा और उसे हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया एक प्लेन के लिए, और प्लेन में आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 3D स्ट्रक्चर के लिए कि 3D स्ट्रक्चर में कैसे होगा। तो जब आप 3D में बात करोगे तो 3D में ड्रॉ की जाती है सरफेसेस। क्या ड्रॉ की जाती है, सरफेसेस। तो हम एक सिंपल सरफेस कंसिडर करेंगे जो आपकी क्या होगी, एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करता हूँ। तो आप देखिए, यदि आप एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करें, देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा उसे बनाना मुश्किल होगा क्योंकि सर यहाँ एक प्लेन ही है हमारे पास। तो आप इमेजिन कीजिएगा, तो ये आपका मान लीजिए एक स्फीयर हो गया, और स्फीयर की स्ट्रक्चर देने के लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए कि ये आपका एक क्या बन गया, ये आपका एक स्फीयर। क्लियर हुआ ना। अब आप देखिए स्फीयर के ऐसे कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक बॉल है। जब आप बॉल की बात करोगे तो बॉल के ओवरऑल क्या है, एक सरफेस है और उसका एक सेंटर भी होगा। क्लियर है ना। अब आप उसकी सरफेस का एक पार्ट कंसीडर कीजिए। तो जो सरफेस का पार्ट है, उस सरफेस के पार्ट को जब आप यूज़ करोगे तो देखिए जरा किस प्रकार, जरा देखने की कोशिश करिएगा क्योंकि 3D पिक्चर है, मैं यहाँ 2D में फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो हमने कंसिडर किया कि आपने जो है इसकी सरफेस पर ये कोई पार्ट आपने कंसिडर कर लिया, इसकी सरफेस पर है ये। तो यदि आप इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो कितनी होगी, रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, सरफेस है स्फीयर की। अब आप देखिए, अब इसके ओवरऑल बाउंड्री पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इससे मिलाना है। इससे क्या करना है, आपको मिलाना है। तो जब आप इस बाउंड्री एरिया को इससे मिलाओगे, क्या करोगे, इसको मिलाओगे तो चारों ओर एक कोन टाइप शेप बनेगी। क्या बनेगी, कोन टाइप शेप। तो जो कोन टाइप शेप आप बनाओगे उसमें ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स ना होकर ओवरऑल एक कोन टाइप हो जाएगा। तो अब एंगल इस टाइप का ना बनकर अब आप देखेंगे कि चारों ओर इस तरह का एक सर्किल सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्किल सा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यदि इसकी रेडियस r है तो ये भी कितना होगा, r हो जाएगा। सपोज इसका एरिया कितना है, आप मन कंसिडर कर लीजिए कि इसका एरिया कितना है। देखिए आप स्मॉल के लिए भी ले सकते हैं और ओवरऑल के लिए भी ले सकते हैं। तो क्योंकि सभी पॉइंट्स इस स्ट्रक्चर पर, इस सरफेस पर r डिस्टेंसेस पे है, तो हम इसे a कंसिडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, सभी का जो सेपरेशन है यहाँ पर डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स की, वो कितनी है, r, ठीक है, और एरिया इसका कितना होगा, a। अब इस सरफेस एरिया की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, यदि आप वो भी शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे आप इस रेडियस को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये सरफेस एरिया भी आपका आगे चलकर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च को आप एक दीवार पर डालते हो, ठीक है। तो आप देखो टॉर्च जितना दीवार के पास होगी उतना ही उसके द्वारा जो लाइट एरिया होगा वो कम होगा। जितना दूर आप उसे ले जाओगे ये लाइट एरिया भी उतना ही आपका वाइड होता चले जाएगा, ठीक है। दैट मीन जैसे जैसे आप इस आर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये एरिया भी आपका इंक्रीज होता
चला जाएगा। जैसे वहाँ पर आपका आर इंक्रीज होने पर इसकी आर्क इंक्रीज हो रही थी, रेडियस इंक्रीज होने पर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्लियर है ना? अब आप रेडियस कहोगे तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं एक चीज कि जो एरिया है वो आपको पता है कि वो पाई आर स्क्वायर टाइप होता है। यदि मैं इसे एक सर्किल ले लूँ तो ये आर स्क्वायर के रेशो में इंक्रीज करेगा और ये आर के रेशो में इंक्रीज करेगा। तो आप देखिए जरा यहाँ पर जब आर से आप डिवाइड करोगे तो ये आर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? आर डिपेंडेंट। तो यानी कि ये जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो कांस्टेंट ना मिलकर आपको कोई वेरिएबल पार्ट ही मिलेगा। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये रेशो कांस्टेंट हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये प्रोपोर्शनैलिटी आर रेडियस के रेस्पेक्ट ना लेकर रेडियस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी यूज की आर स्क्वायर। क्लियर है ना? ये कंसेप्ट समझिए, आपको बुक्स में डेफिनेशन मिल जाएगी, बट ये डेफिनेशन कहाँ से आई ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिए सभी को, जहाँ तक लगता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। देखिए सभी चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। अब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जो टीचर की ये एक टीचर का ये एक पॉइंट होना चाहिए कि वो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है किसी आर्टिकल से रिलेटेड वो आपको क्लियर कराता चले। तो ऐसा ही मैं कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट है, आपको काम भी आएगा। अभी देखते हैं जैसे हम गॉसिस थ्योरम को ड्राइव करेंगे तो उसे इजी बनाने के लिए कंसेप्ट काफ़ी काम आएगा और इसमें आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लियर है ना? ये देखिए गॉसिस थ्योरम से रिलेटेड पार्ट आपको कराया जा रहा है, इस डाउट को दूर कर लीजिए दिमाग से बिल्कुल। देखिए ठीक है ना? और अपना लगातार एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो प्रॉब्लम्स है आपकी यूनिट फर्स्ट के एक साथ ही सारी की सारी कराई जाएंगी। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ से आप आइए तो इम्प्लाइज दैट जो आपका यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ, चाहे आप यहीं पर लिख लीजिए, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये भी एक तरीके का आपका एंगल ही होगा। ठीक है ना? क्योंकि आप देख रहे कांस्टेंट यही रहेगा। यदि आप इसे थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दे, नई रेडियस का सर्किल ले ले, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चलिए प्रोजेक्शन। बट यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ था वो प्लेन एंगल था। यहाँ पर जो एंगल है वो कहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हुई? 3D में। तो इसे क्या बोलते हैं? ये तो 3D स्ट्रक्चर होती है, एक तरीके से सॉलिड्स की होती है, इसलिए क्या बोल देते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोल देते हैं? सॉलिड क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो दैट इज सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, आप लिख लीजिएगा चाहे तो डेफिनेशन, बट एग्जाम में पूछी नहीं जाती इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया of the any element of surface of a sphere to the radius square of that sphere. Okay, radius square. क्लियर ना? यहाँ पर आप देखिए एरिया इसका कितना है? a, और ये आपका हो गया r स्क्वायर। इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। कहाँ से डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ये आपका क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए जरा इसकी यूनिट चेक कीजिए। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और इसकी भी यूनिट क्या है आपकी? मीटर स्क्वायर। तो जैसे वहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया था, वैसे ही वैसे यहाँ पर भी मीटर कैंसिल आउट हो गया। बट मेजरमेंट जब हम करते हैं तो एंगल को हम डिग्री में, रेडियन में मेजर करते हैं, जो हाइपोथेटिकल यूनिट है मेजरमेंट की। ऐसे ही यहाँ पर भी एक हाइपोथेटिकल यूनिट हम कंसीडर करते हैं मेजरमेंट की सॉलिड एंगल को, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। ओके,
तो ये यूनिट वैसे तो लेस ही है, बट इसकी फिर भी हाइपोथेटिकल यूनिट होती है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। वो आपका क्या है, स्टेरेडियन, और डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन क्या होता है, ये लेस होता है। बट ये मैंने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, बट आपको पता है कि जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं सारी की सारी स्फेरिकल तो नहीं हो सकती, स्फेरिकल तो नहीं हो सकती। तो जैसे हमने बात की सिलेंडर की, अब सिलेंडर पे जो सरफेस है क्या वह स्फेरिकल है, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, छोटे से छोटा वो पार्ट कंसीडर करेंगे जिसे हम ये मान सके कि वो एक स्फीयर का एक सरफेस एलिमेंट है। क्या है, एक स्फीयर का सरफेस एलिमेंट है। तो अब चलिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जैसे ही अब इसके किसी भी पार्ट को आप यदि लार्ज पार्ट को कंसीडर करते हैं तो वो लार्ज पार्ट एक स्फीयर का पार्ट नहीं होगा, बट आपको पता है कि ईच स्फीयर आपका एक पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म हुआ है। तो हम इसका स्मॉल से स्मॉल वो पार्ट कंसीडर करेंगे जिसे ये माना जा सके कि ये किसी स्फीयर का पार्ट है। जैसे आप देखिए कि प्लेन जो होता है, या ये कह दीजिए कि स्ट्रेट लाइन, क्या ये सर्किल की बाउंड्री स्ट्रेट लाइन है, तो आप कहोगे नहीं। बट यदि आप इसे रिड्यूस करते हुए चले जाएं तो एक स्मॉल पार्ट में या जाने पर आप देखिए, यदि हम इसे इतना छोटा कर दे तो इस कंडीशन में ये एज ए स्ट्रेट लाइन काम करेगी, और ये स्ट्रेट लाइन के साथ साथ एक सर्किल का भी पार्ट है। ठीक है ना। तो हम हर केस में एक छोटे से छोटा सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं जिसे ये माना जा सकता है कि वो एक स्फीयर का पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फॉर एनी solid angle formed any surface at any point, तो हम इसे स्मॉल सॉलिड एंगल से डिफाइन करेंगे dA बाय आर स्क्वायर, dA बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ना। अब एक छोटा सा फैक्ट और भी सामने आएगा, उसे भी क्लियर करूंगा, dA बाय आर स्क्वायर। तो अब आ जाइए जरा टोटल सॉलिड एंगल के लिए, टोटल या कंप्लीट सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय एनी सरफेस। तो क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू, ये इंटीग्रल यूज करेंगे dA बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ना। अब आप देखिए जो स्फीयर है आपका, जो स्फीयर है आपका वो एक क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। तो यदि आपको सॉलिड एंगल किसके लिए निकालना है, क्लोज सरफेस के लिए निकालना है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या करते हैं, solid angle formed by a closed surface देखिए ओमेगा इक्वल्स टू, आप यहाँ पर यूज करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल इसे सर्किल्ड कर दीजिए तो इसका मतलब होता है कि आपने एक क्लोज्ड इंटीग्रल लिया है, दैट मीन्स किसी क्लोज्ड सरफेस या कर्व के लिए। तो यहाँ पर आप आ जाइए dA बाय, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, और सरफेस को शो करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे S। जिस सरफेस के लिए आप ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लिख दे देंगे सरफेस S। ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ये देखना है कि यदि हम एक स्फीयर की बात करें तो इस ओवरऑल स्फीयर द्वारा इसके सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल फॉर्म होगा। जैसे आप जब सर्किल की बात करते हो तो ओवरऑल आर्क द्वारा, सर्कमफ्रेंस द्वारा सर्किल की जो एंगल फॉर्म होता है, प्लेन एंगल, वो होता है 360, दैट मीन्स 2 पाई। तो ऐसा ही 3D में सॉलिड एंगल कितना फॉर्म होता है, बाय यानी सरफेस। ओके। तो अब हम यही जिक्र यहाँ पर करेंगे सिंपलिसिटी के लिए। तो हम फाइंड आउट करेंगे सॉलिड एंगल।
ये मैंने पॉइंट बता दिया, इसे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर चलिए solid angle formed by a sphere at its own center। आइए फॉर्मूला आपके पास है ओमेगा क्लोज इंटीग्रल और सरफेस एस डी ए बाई आर स्क्वायर। आपको पता है जब आप स्फीयर की बात करोगे तो जो ओवरऑल सरफेस की आप बात कर रहे हैं, कहीं भी सरफेस एलिमेंट आप डी ए ले लीजिए, सभी का जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आर। तो हम ये कह सकते हैं कि आर यहाँ पर क्या है आपका कांस्टेंट, तो ये आपका हो गया डी ए। अब आप बताइए जो डी ए है इसका मतलब होगा टोटल एरिया ऑफ द सरफेस एस। तो ये टोटल एरिया आपका मान लीजिए कितना है ए अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था। अब आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई। इस पॉइंट को याद रखिए, यदि कोई भी आप स्ट्रक्चर लेते हो 3D की, कोई भी स्ट्रक्चर हो 3D की, तो उसके द्वारा जो ऑलवेज सॉलिड एंगल होगा, टोटल सॉलिड एंगल होगा, वो ऑलवेज आपका कितना होगा 4 पाई। कितना होगा 4 पाई, ऑलवेज कितना होगा 4 पाई। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि आपका जो ओवरऑल सॉलिड एंगल होता है किसी भी सरफेस द्वारा वो कितना है 4 पाई। ठीक है, पॉइंट नोट कर लेते हैं। A solid angle formed by any closed surface is 4 pi। ओके, और क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेरेडियन, रेडियल। क्लियर है ना यहाँ तक। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है जो हमें यूज करना है किसमें, गॉसिस थ्योरम में। तो उसे भी यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस पॉइंट में। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए जरा, इसे नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए ये किसी स्फीयर का सेंटर है ओ, और यहाँ पर आपको सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है, और आपने यहाँ पर कोई सरफेस ले ली, ये आपकी कोई सरफेस। तो इसके द्वारा जो सॉलिड एंगल होगा वो ये होगा। क्लियर है ना। देखिए ये स्फीयर का पार्ट है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपने कोई टॉर्च ली और ऐसे टॉर्च में आपने सीधी इंसिडेंट की, तो आपको यहाँ पर एक सर्किल दिखाई देगा, लेकिन आप तिरछा कर दीजिए तो आपको एक तिरछा सा दिखाई देगा, बट उस तिरछे में आपको एरिया आपको इंक्रीज हो जाएगा आपका एरिया, बट सॉलिड एंगल आपका क्या रहेगा सेम। तो अब आप बताइए कि दोनों कंडीशन में सॉलिड एंगल सेम है, बट एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया चेंज हो गया। तो अब हमें जो एक्चुअल है सरफेस एरिया किसी स्फीयर का, जो सरफेस एलिमेंट है वो तो ये था, बट जो तिरछे वाला है वो आपका जो है सरफेस का एलिमेंट, स्फीयर की सरफेस का एलिमेंट नहीं है, उसका एक क्या है प्रोजेक्शन है, छाया है। तो हमें उसका वो कंपोनेंट लेना है जो इस डायरेक्शन में हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि मैंने क्या किया कि आपने जो टॉर्च इंसिडेंट की तिरछी, तो उसका जो एरिया आपको जो मिला वो एरिया ये था, ये वाला, ये है ना। बट मेनली जो सॉलिड एंगल फॉर्म होगा वो किसके कारण होगा, इसके कारण डॉटेड वाले। क्लियर है ना। अब इस सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर होगी, एरिया वेक्टर की ये ले लिया हमने डी। क्लियर है ना, क्लियर हो गया। और ये आपका आर है, ये भी आर है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये बन गया ना देखिए स्फीयर का एक पार्ट।
तो आपको एरिया कौन सा चाहिएगा, ये वाला। तो अब आपको ये देखना है कि इनके बीच में एंगल कितना है। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट चाहिए वो इसकी डायरेक्शन में चाहिए, इसकी डायरेक्शन में चाहिए, इसकी डायरेक्शन में। क्लियर है ना? तो यदि ये एंगल, अब ये एंगल कितना है, जितना इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल होगा। तो नॉर्मल से ये एंगल फाइंड करते हैं सरफेसिस का। तो ये एंगल सपोज कितना है, थीटा। तो इसका जो इधर कंपोनेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा DA cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसका एरिया DA है तो इसका एरिया DA cos थीटा होगा। दैट मीन्स आपने जो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया था सॉलिड एंगल के लिए, जो एरिया लिया गया था वो एरिया कौन सा था, जो स्फीयर का एलिमेंट था। और स्फीयर का एलिमेंट ये वाला है और इसका एरिया ये वाला है, यानी कि इस फॉर्मूले में भी आपको करेक्शन करना होगा। तो क्या होगा इन दिस केस, जो सॉलिड एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, DA cos थीटा बाय R स्क्वायर और सरफेस ऐसी आपकी कोई सरफेस ऐसी। बट ध्यान रहे कि जब आप इसे क्लोज्ड सरफेस में कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन में इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 4 क्लियर है ना? चाहे सर्किल ले लीजिए आप, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, यदि आपसे पूछा जाए इसके द्वारा कवर्ड एंगल कितना है तो आपका 2 होगा, 360 होगा ऑलवेज। क्लियर है ना? आप ट्रायंगल कैसा भी बना लीजिए जो उसकी ओवरऑल एंगल सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 4 होता है। ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि इसी पॉइंट को मुझे वहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। किसमें इसमें यूज़ करना है, गॉसिस थ्योरम में। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और देखिए। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है ना? ठीक है, ओके। क्या